बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी जारी है। अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना से एक ही रोज में मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 1500 के करीब पहुंच गई। अब तक 69,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में 27,000, पंजाब में 25,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में 4,000 से ज्यादा अफराद बीमार हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में 251 और गिलगित बल्तिस्तान में केसेस की तादाद 678 हो गई है। 25,271 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया गया तो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है। ये भी कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन के नुकसानात बीमारी से ज्यादा हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना है कि आज से इस्लामाबाद में तमाम अवामी मकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में आज से तमाम अवामी मकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ दफ़ा 188 CRPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के बयान के मुताबिक तमाम मार्केट्स, अवामी मकामात, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लारी अड्डा, गलियों, सड़कों, दफातर में चेकिंग होगी। मजिस्ट्रेट 3000 रुपये तक जुर्माने और दफ़ा 188 के तहत जेल भी भेज सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए एहतियात इलाज से बेहतर है कि कुल्लिये को अपनाना होगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि साबित करना है कि हम एक जिम्मेदार कौम हैं। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार कौम हैं, ये साबित करना होगा और ये भी साबित करना होगा कि हम हुजूम नहीं हैं। शिबली फराज का कहना था कि ईमान, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त के सुनहरे उसूलों पर अमल पैरा होना होगा। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल होगा। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इजलास में लॉकडाउन में मजीद सख्ती या नरमी से मुतालिक फैसले किए जाएंगे। इजलास में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल, मरज से बचाव की हिकमत अमली पर बातचीत भी होगी। कोरोना के मरीजों के इलाज और तिब्बी साजो सामान की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी कल अपने इजलास में कारोबार खोलने या ना खोलने से मुतालिक फैसला करेगी। कराची के सनतकारों ने मुतालबा किया है कि मुश्किल हालात मुश्किल तरीन हो रहे हैं। समाजी और मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कौमी और कवी फैसले का वक्त है। रियाज एंडी की रिपोर्ट देखिए। जान बचाएं या कारोबार, मुल्क को अजीब मुश्किल का सामना है। कराची के सनतकार समझते हैं कि मार्च में लॉकडाउन के फैसले पर विफाक और सूबों में इत्तेफाक हो जाता तो मुमकिन था कि आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन वो नहीं हुआ और अब कोरोना मुल्क में फैल रहा है और अमवात बढ़ रही है। विफाक और सूबों में अब भी इत्तेफाक नहीं और उन्हें कोरोना के साथ मईशत चलाने का मुश्किल फैसला करना है पीर के रोज़ कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में। जो इजलास है इसको बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और हमको ये सूबाइयत और फेडरल हुकूमत की जो है ना सिंड्रोम से बाहर आना चाहिए। बहुत मुश्किल हालात हैं इस वक्त कौम के पास। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने लीडरान से कि ये सियासत करने का वक्त नहीं है। इस वक्त सारी कौम को यकजा होके कोरोना वायरस का मुकाबला करना है और एक दूसरे का साथ देना है। विफाक और सूबों में इत्तेफाक इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया लॉकडाउन के बाद दोबारा खुल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि 70% ऑर्डर तो हमारे कैंसिल हो चुके हैं, बाकी दुनिया जो लॉकडाउन हुई थी उसकी वजह से, और जो बाकी 30% ऑर्डर हमारे पास हैं वो हम अपनी हिमाकतों की वजह से हम उन ऑर्डर को भी कैंसिल करवा बैठे हैं। सनतकारों का कहना है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों की नाइत्तेफाकी ने कौम को मुंतशिर कर दिया है। कौमी राब्ता कमेटी मुत्तफिक होकर मुल्क की समाजी और मुआशी मफाद में फैसले करे, जिसकी पासदारी अवाम अपनी जिम्मेदारी समझ कर अदा करे। आगे बढ़ने का बस यही रास्ता है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।
और अपडेट ये भी है कि दुबई में वतन वापसी के मुंतज़िर सैकड़ों पाकिस्तानी बेयारो मददगार हैं। वतन वापसी का इंतज़ाम ना हो सका। लॉकडाउन के बाइस पैसे ख़त्म हो गए, बेघर हो गए, रिहाइश और खाने पीने की अशिया से महरूम, सड़कों पर सोने पर मजबूर सैकड़ों 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों को दुबई के हुक्काम ने पाकिस्तान काउंसिल खाने पहुँचा दिया है। पाकिस्तान काउंसिल खाने का कहना है कि 200 बेघर पाकिस्तानियों को रिहाइश और खुराक दे रहे हैं। 100 बेघर पाकिस्तानियों को वतन रवाना कर चुके हैं। खुसूसी फ्लाइट्स की तादाद कम होने के बाइस मुसाफिरों को बतदरीज भिजवाया जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी की खबर है। मस्जिद नबवी आज से नमाजियों के लिए खोल दी गई है। तकरीबन 2.5 माह बाद मस्जिद नबवी में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज की अदायगी हुई। मस्जिद की मजमूई गुंजाइश के 40% नमाजियों को दाखिले की इजाज़त है। तिब्बी अमले ने दाखिले के वक्त नमाजियों का दर्जा हरारत चेक किया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरीन के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगा। 2 माह की बंदिश के मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अल अक़सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया है 2 माह की बंदिश के बाद। कराची में PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक 74 अफराद की मैयतें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी हैं। DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी के मुताबिक इस वक्त ईदी सरदखाने में 14 और छिपा सरदखाने में 9 मैयतें मौजूद हैं। 35 मैयतों को DNA रिपोर्ट के बाद वुरसा के हवाले किया गया। एक DNA नमूना मुस्तरद हुआ है जिसका दोबारा सैंपल लिया जाएगा। और अब कुछ बात तैयारा हादसे में जाँ बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन की परेशानी की। हादसे में जाँ बहक एक नौजवान मिर्ज़ा वहीद बेग के अहल खाना इस बात से परेशान हैं कि ना तो मैयत उनके हवाले की जा रही है और ना ही कोई इस बारे में मालूमात देने को तैयार है। मिर्ज़ा वहीद बेग की बहन अंबर हसीब का कहना है कि मुतालिका हुकाम की जानिब से कभी एक दफ्तर तो कभी दूसरे दफ्तर दौड़ाया जा रहा है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, उल्टा लवाहिकीन से बदतमीजी की जा रही है। अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें अप्रोच नहीं किया, हमारी मदद नहीं की। कोई एक सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ कि किस तरह से हमारी मदद की जाए, हमारे और हमारी तरह के बाकी लवाहिकीन की जो अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे हैं। कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा ऑफिस, कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरा हॉस्पिटल। टोटल एंड कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जो सबसे बड़ा जुल्म है वो है बदतमीजी। हम जिस जगह, जिस दफ्तर जहाँ गए हैं, हमसे प्यार से बात नहीं हुई है, हमसे बदतमीजी से बात हुई है। वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद द सिस्टम। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। वादी जहलम, ज़ेरी, वादी नीलम, लीपा, अटमकाम, नौसेरी, हटियां बाला और रावलाकोट समेत कई इलाकों में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। अस्तोर जिला भर में गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। दयामर के बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत टॉप पर भी बर्फबारी हो रही है, जबकि चिलाज शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। कराची का आसमान बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन मौसम मरतूब है। आज भी रात गए या सुबह सवेरे बूंदाबांदी का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। जी हाँ, इस वक्त कराची में मौसम कदरे बेहतर है। आसमान की जानिब देखें तो गहरे बादल मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद धूप भी निकल रही है। मौसम मरतूब है, जबकि समुद्री हवाएं अच्छी रफ्तार से चल रही हैं। तकरीबन 18 से 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि आज भी कराची में रात गए या सुबह सवेरे बूंदाबांदी हो सकती है। रात में भी हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी बूंदाबांदी तो नहीं, बिल्कुल हल्की फुल्की फुहार ज़रूर हुई है। कहा जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, जबकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 60% के करीब है। मौसम मरतूब है, हल्की फुल्की गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन हवाएं भी अच्छी चल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त कराची का आसमान देखने वाला है।
बहुत ज़्यादा गहरे बादल मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत आसमान लग रहा है। जी, कराची में पीटीआई रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुगर मिलों की प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा है मिलों के मुकाबले में। फिर क्या हुआ? कांटे, ये कांटा आप समझते हैं, वो कांटा नहीं जो हमें पीपीपी वालों के लिए, उस कांटे की बात नहीं कर रहा मैं, वेइंग ब्रिज की बात कर रहा हूं। वेइंग ब्रिज को भी कांटा कहते हैं। उस कांटे के, ये कांटे जो हैं वो सारे मैनिपुलेटेड थे। उन सब में डंडी मारी हुई थी 50 मन से 100 मन की। यह गरीब फार्मर का ख्याल, वो किसी और कांटे से करवा के आता था कुछ और वजन, इनके कांटे पे करवाता था कुछ और वजन। सो रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं। चलिए वो भी छोड़िए। फिर क्या हुआ? पेमेंट ऑफ बिल्स, शुगर कमीशन का ऑर्डर था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। फार्मर को ये पेमेंट नहीं हुई, और ये बड़े वाले जो सरकार में बैठे हुए थे वो खुद भी नहीं दे रहे थे पैसे, और जो दूसरी मिल वाले थे उनसे कहते तुम भी नहीं दो वरना तंग करेंगे तुम्हें। ये है मोहब्बत काश्तकार के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि जी उन्हीं ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है। अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है? क्वालिटी प्रीमियम अगर 9% से ज़्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को इस वक्त जो निकल रहा है वो तकरीबन 11% है। सबसे ख़राब रिकॉर्ड 10.5% का है। इन शुगर मिल के मालिकों ने उसको 9% दिखाया और पिछले 3 साल से प्रीमियम नहीं दे रहे, और सिंध की हुकूमत खामोश है। अब एक और कहानी पे आते हैं। कमाल की कहानी है। कमाल की कहानी यूं है, 2004 तक सिंध में 28 शुगर मिलें थीं, अब 38 शुगर मिले हैं। 2000 के बाद और ख़ास तौर पे 2005 के बाद जितनी शुगर मिलें बिकी हैं उसकी दास्तान बड़ी अजीब है। बिकी हैं ज़बरदस्ती। अब उसकी दास्तान ये मैं अब हवाले जो है अखबारों के देना चाहता हूँ। अभी समा ने एक डिटेल रिपोर्ट की शुगर के ऊपर, उससे पहले न्यूज़ ने की। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर 5 शुगर मिलें थी 4 प्राइवेट पार्टीज के पास, जो प्रेशर के जरिए ओमनी ग्रुप को बिकवाई गई। उसके फ्रंटमैन, क्या नाम था भाई उनका? हुनैर लखानी साहब, आपने अभी बताया। नहीं, फ्रंटमैन जिन्होंने फंडिंग की थी शुगर मिल की, जो सामने वजीर साहब, एजी मजीद ने भी सामने मेरे पास यहाँ भी है, अभी बताता हूँ। तो ये दो, इसमें से जो पार्टियां थीं उसमें एक रफ़ीक मुस्तफ़ा शाह साहब भी हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगली दफ़ा वो मेरे साथ बैठेंगे और वो तमाम वाक़यात बताएंगे कि उनको कैसे प्रेशराइज़ किया गया। वो लार शुगर मिल के मालिक हैं जिसको अब ख़रीद लिया गया है। फिर पांगरे और शुगर मिल
ये सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी से खरीदी गई। इसके प्रीवियस ओनर जो हैं वो भी कोर्ट में गए हुए हैं। क्या प्रेशर इस्तेमाल किया गया? कंपनी को 40 करोड़ रुपए से अंडर वैल्यू किया गया और इसकी कीमत 40 करोड़ रखी गई और कोर्ट से इन्हीं ने 17.5 करोड़ में ख़रीद लिया। फिर जिन साहब का मैंने जिक्र किया, लार शुगर मिल वाले का, उनके 100 एकड़ ज़मीन भी थी, उनके ख़िलाफ़ भी प्रेशराइज़ किया गया, पुलिस के ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा कराया गया। इसी तरह बचानी शुगर वालों फैमिली की टंडू वाला यार चंबड़ शुगर मिल, उसके ऊपर भी प्रेशर डाल के ख़रीद लिया गया। फिर आगे चलिए, दीवान ग्रुप की खोसकी और भवानी शुगर मिल, वो भी किसने खरीदी? ओमनी ग्रुप। सिंध में बड़े बड़े सेठ पड़े हैं, शुगर में बेतहाशा मुनाफा है। जितनी शुगर मिल बिकती है, चाहे वो कोर्ट के जरिए बिके, चाहे वो प्राइवेटली बिके, खरीदार एक है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या ये मुमकिन है? क्या इसके अंदर आपको कुछ, क्या कहते हैं, दाल में काला नजर आता है? दाली काली है या दाली पूरी काली है? इससे कि जहां एंटी करप्शन में एंटी करप्शन शामिल हो जाएं, वहां यही हाल होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ पहली शुगर मिल थी एक, दादू शुगर मिल, कमाल का काम हुआ। इसकी कहानी तो सबसे मज़ेदार कहानी है। ये जब से शुगर मिल चलनी शुरू हुई, इसने आज तक कभी मुनाफा किया ही नहीं। पहली फैसला किया गया कि शुगर मिल बेच दी जाए। शुगर मिल बेचने के लिए उसकी असेसमेंट एक दफ़ा हुई, जो सन 2007 में हुई, अक्टूबर 18 को, और 40 करोड़ रुपए उसकी कीमत हुई। फिर सितंबर 11 सन में और मई 2008 में कहा गया ये कीमत कबूल कर लो, वो नहीं कबूल की। और हुआ क्या, वो सुनने के काबिल है। फिर कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी ने कीमत मंगवाई और हाईएस्ट ऑफर जो रिसीव हुआ वो फिर 40 करोड़ का आया। और आपके ख्याल से वो बिकी कितने में? वो बेच दी गई 9 करोड़ रुपए में नोडेरा शुगर मिल्स को। इसके पीछे कौन? मुराद अली शाह, मिस्टर क्लीन। अच्छा जी, चलिए। उसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसके 100% ये मलकियत किसकी थी? सिंध शुगर कॉरपोरेशन की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में दिसंबर 2000 में पैरा लिख दिया इसके ऊपर, उसका कोई जवाब नहीं आया और आज तक कोई जवाब नहीं आया। और उन्हीं ने लिखा कि ये जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बना दी और जेआईटी ने भी अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई सिंध गवर्नमेंट से नहीं आया। इसी तरह एक और कमाल हुआ, सिंध में 2016-17 में 1200 सिक यूनिट थे। सिक यूनिट वो इंडस्ट्रियल यूनिट जिनको वायरस लग गया था, जो मुनाफा नहीं कमा सकते थे, तो उनकी इमदाद का फैसला किया गया। इमदाद की रकम तय हुई। इमदाद की रकम क्या तय हुई? 2 अरब रुपए। 2 अरब 200 करोड़ रुपए। तो 1200 फैक्ट्रियां थीं। आपके ख्याल से कर्जा किसको मिला? 4 फैक्ट्रियों को जो कि ओमनी ग्रुप की हैं, उनको 176 करोड़ रुपया मिला। 4 फैक्ट्रियां, 176 करोड़ रुपए किसने दिया? किसने दिया?
सिंध गवर्नमेंट ने। किसके थ्रू देना चाहिए था? स्टेट बैंक के थ्रू। दिया किसके थ्रू? सिंध बैंक के थ्रू। सिंध बैंक के थ्रू दिया। अच्छा जी, बाकी 24 करोड़ किधर गया? वो 12 इंडस्ट्रीज को दिया 2-2 करोड़ करके। चलिए, ये भी बात हो गई। अब आते हैं एक और हसीन वाक़े के ऊपर, जिसके अंदर आपको ज़रा बताता हूँ। GIT, ये अब क्योंकि इंटरनेट